नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक वैकेंसी जिसका नाम है कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने आदेश या कुछ भी निकालता है तो उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर लैंग्वेज में लगभग, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी है और उसका नाम भी लिखा है कि कोई भी जजमेंट जो है, जैसे कोई जजमेंट आया जब, तो उसको ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ही आते हैं सारे जजमेंट, ये तो आपको पता होगा। तो इंग्लिश से असमी, इंग्लिश से बंगाली, इंग्लिश टू तेलुगु, इंग्लिश टू गुजराती, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू तमिल, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, नेपाली, इतनी पोस्ट है ना। तो आप ये टोटल देखोगे 24-25 के आसपास है जब आप सब कुछ जोड़ लोगे, ठीक है। तो अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं पहले बता दूं आपको। मिनिमम साल, जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए आपकी, है ना। और मैक्सिमम एज आपकी अराउंड 40 होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ नहीं सॉरी, है ना, इसीलिए मैंने कहा एज में देख लूँ एक बार। भाई 18 से ऊपर होने चाहिए और 32 से कम होने चाहिए, मतलब 18 से 32 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। अब सर एज कैसे काउंट करेंगे, क्या करेंगे? तो इन्होंने एक डेट दी हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले ऊपर जाना पड़ेगा, वो डेट यहाँ पर है। आपको अपनी सारी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक करनी, दिख रही है आपको? ये लिखा है ना, फुलफिल द फॉलोइंग एंड अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशंस एज ऑन 1 जनवरी 2021। इसका मतलब ये है कि 101/2021 इस डेट से आप अपने आप को देख लेना। आप जिस भी सन के हो, है ना, तो आपको इसमें से मैच करना है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि आप 18 से ऊपर हैं या 18, मतलब कैसे करना है सर। जैसे मान लो कोई बंदा है जो 30 नवंबर 2000 नहीं, 1992 का है। अब उसे चेक करना है कि वो इस लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। आप इस समय कोई पैदा हुआ मान लो, ठीक है। अब कैसे चेक करना है उसको, ठीक है। अब आप देखो कि 2021 तक आपकी उम्र कितनी है, ठीक है ना। अब बनी हुआ 30 नवंबर से चलेगा, तो शुरू कर देंगे अब उन कितने कब तक चलना। अब देखो ये 1992 है। अब मैं इसमें अगर कितना 10 साल जोड़ दूंगा तो आपको मालूम है ना 2002 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 10 साल के हो गए, ठीक है, नवंबर तक। और फिर अगर 10 साल जोड़ लूँ मैं, 2000 सॉरी 2012 तो हो गए 20 साल के। और 10 साल जोड़ दूं मैं, 2022 तो हो गए 30 साल के। समझ गए? 32 से ऊपर नहीं होना चाहिए भैया, हो गए आप। और वो भी कब कब 30 साल के हुए? ये हो गए भैया 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022, क्योंकि मैंने 30 नवंबर से लिया है, 30 नवंबर से 30 नवंबर लिया है, ठीक है। तो 30 नवंबर 2022 जो कि अभी आई नहीं है, जो कि अभी आई नहीं है, तब ये 30 साल का होगा, ठीक है। तो ये तो अभी हम, और तभी 30 साल का होगा, समझ गए? 2000 इसमें तो ये तो 2021 का बोल रहे हैं। और 2021 तक इनने कहा है, 2021 तक इन्होंने कहा है कि उसकी उम्र 32 से कम होनी चाहिए। ये 2022 अभी नवंबर में होगा 30 का, तो बनी बात वहां तो 29 का होगा, तो मतलब ये बंदा पास है। समझ गए आप सबके सब? तो ये मैंने इसलिए डिटेल में बताया कि कई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे क्या नोट करना होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, है ना। अब अपन सीधे चलेंगे उसमें, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ ना, आप पहले पूरा वीडियो देख लेना। तब जब कोई डाउट होता है ना, जो मैंने इस वीडियो में ना बताया हो ना, वो पूछा करें। आप लोग क्या करते हैं कि मैंने इस वीडियो में बताया, कई लोग सर लास्ट डेट क्या है। अरे भाई, मैंने ये वीडियो बनाया क्यों? क्यों मैं अपना यहाँ पर जबान खर्च करूँ, मेहनत खर्च करूँ, सब करूँ, है ना। और आप मुझसे आकर के पूछते सर लास्ट डेट क्या है। थोड़ा सा पूछने का लेवल भी तो बढ़ाइए। पूछ नहीं तो कुछ ऐसा ऐसा पूछ लीजिए जो मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है ना। पूरा वीडियो सुनने के बाद आप लास्ट डेट पूछते हैं, सर उसमें कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब चीज देखिए, यही सब के लिए तो मैंने वीडियो बनाया है ना कि इसमें क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, सब बताऊंगा मैं आपको इसमें पूरी तरीके से, है ना। इसके बाहर कुछ होता है तो आपको यूज करना है हर चीज, ठीक है। मैंने आपको फेसबुक आईडी अभी मैं बता दूंगा, आपको इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा अपनी, तो आप उसमें जाकर के सीधे मैसेज भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी डाउट ऐसे हो जो मुझे बताने में खुद को भी मजा आए। बचकानी चीजें आप पूछते हैं मुझसे, सर लास्ट डेट क्या है, ये क्या, वो तो यार ये सामने लिखा हुआ है, उसको क्या पूछने की जरूरत है ना। तो प्लीज थोड़ा सा आप समझा करें कि मैं भी जो समय लगाता हूँ आपके लिए जॉब वगैरह ढूंढने, इनको पढ़ने में बहुत समय लगाता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कमेंट के सारे जवाब देता हूँ मैं, तब भी देता हूँ आप कुछ भी पूछते हैं तो भी,
है ना। लेकिन प्लीज थोड़ा सा समझिए समय का, जब मैं आपके समय का समझता हूँ तो फिर अब देखिए, जैसे कि मैं पहले बता दूं कि इसमें जो है, अगर ये जो ट्रांसलेटर मांगा गया है, जूनियर ट्रांसलेटर, है ना, अब इसमें क्या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अब पूरा वीडियो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा 2 साल का एक्सपीरियंस किस मामले में आया है, ठीक है। अब चलिए मैं धीरे धीरे आपको बताना शुरू करता हूँ। ये पोस्ट आप देख लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में 2-2 करके है, टोटल इतना है, ठीक है। पोस्ट का नाम ट्रांसलेटर है, समझ में आ गया होगा आपका। बेसिक पे इतना रहेगा, लगभग बहुत है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपकी जॉब लग रही है, तो मजाक मस्ती तो है ही नहीं, ठीक है। और टेस्ट बहुत तगड़ा होगा, ऐसी नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज सुनिए, मैं आपको क्या करूंगा, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड, एक की बताऊंगा, यानी इसकी, ठीक है, इंग्लिश टू असमीज। अब आपको क्या करना है, बाकी में बस इनकी लैंग्वेज चेंज करते जाना है। जहां असमी के लिए जो बताऊंगा ना, वही बंगाली के लिए होगा, वही तेलुगु के लिए होगा, वही गुजराती के लिए, वही उर्दू के लिए, वही मराठी के लिए, वही तमिल, कन्नड़, मलयालम, सबके लिए होगा, ठीक है। आप सुनिए जरा ध्यान से, क्या बोला इसने। इसने सबसे पहले उठा लिया है जूनियर ट्रांसलेटर, कहा इंग्लिश टू, ये इंग्लिश टू असमी, सबसे पहला वाला यही था। अब इसमें आपको ग्रीन ग्रीन जितने दिख रहे हैं वो आपके सारे इसेंशियल का मतलब होता है, ये तो होना ही चाहिए। तो ए, ये बी, और एक और चाहिए आपको यहाँ पर, ये सी। ए में क्या बोला गया है, बोला ग्रेजुएट होना चाहिए। कैसा, कैसा ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा ग्रेजुएट बंदा चाहिए जो इंग्लिश और असमी लैंग्वेज उसके ग्रेजुएशन में रहा हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा ग्रेजुएट बंदा जिसके ग्रेजुएशन में जब वो कर रहा था उसके इंग्लिश भी रहा हो, और एंड लगा है ना, एंड का मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो ये मत बोलना सर मेरे में इंग्लिश तो था तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या मेरे में सिर्फ असमी था तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। दोनों जिसके में होंगे वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये बात क्लियर कट है, ठीक है। चले, क्योंकि एंड लिखा हुआ है। अब समझ गए सर कि ग्रेजुएशन मतलब दोनों लैंग्वेज जिसके उसमें रहे होंगे वही कर पाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस किस मामले का है सर, ट्रांसलेशन का। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन में तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब ये देखिए सर्टिफिकेट, अब चाहे किसी सरकारी से लेकर के आ जाओ आपको सर्टिफिकेट 2 साल का, या फिर आप कहीं प्राइवेट में कर रहे थे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, होना 2 साल का चाहिए, समझ गए। अब जब मैंने यहाँ पे बता दिया सरकारी या प्राइवेट, तो फिर इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैं यहाँ काम करता हूँ वहाँ काम करता हूँ। भाई या तो आप सरकारी में होंगे या तो प्राइवेट में होंगे, या इनके बीच में कुछ आएंगे, कहीं पर भी हो आप, है ना। ऑटोनोमस भी एक चीज़ होती है। आप 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रांसलेशन के वर्क में, तो आप, और ट्रांसलेशन कहाँ से कहाँ, किसका, इंग्लिश से असमी का है ना ग्रेजुएशन, और इंग्लिश और असमी तो मांगी ना आपकी ग्रेजुएशन में भी, और इसी की वैकेंसी भी है। तो इंग्लिश से असमी आपने ट्रांसलेट किया हो, या इसका उल्टा भी चलेगा, ये देखो वाइस वर्सा, या फिर असमी से आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते रहे हो, ठीक है, दोनों चल जाएगा। तो 2 साल तक अगर आपने काम किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो भी मैं बता देता हूँ, कई लोग इसलिए भी डाउट करेंगे सर मैंने काम तो किया है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है ना। तो भाई देखिए आपका कुछ नहीं हो सकता, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बार बार बोल रहा हूँ, मजाक मस्ती नहीं है ना। यहाँ बिना कागज के काम नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी तो मैं आपको बताऊंगा तो सिलेक्शन कैसे होना है, तो आप समझ जाओगे धीरे से। अब इनका अगला आता है कंप्यूटर, है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ डिजिटल ही है, सब काम होता है वहां पर। तो कंप्यूटर में अब इनका क्या, प्रोफिशिएंसी का मतलब आपको पता है क्या, कंप्यूटर के ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी मतलब हाथ कितना बैठा है ये देखना है हमको, है ना, कितना बैठा है, टाइप कैसे कर लेते हो। टाइपिंग टेस्ट भी है इसमें, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है। और ये भी बता दूं कि इसमें इंग्लिश की भी टाइपिंग है और हिंदी की भी टाइपिंग है, और दोनों देनी है। जब दोनों बोलता हूं तो दोनों देनी है, इसमें चॉइस नहीं है। तो मत पूछ लेना सर इसमें चॉइस मिलेगी क्या, इतने सारे कमेंट हैं। जब मैंने बेसिल का वीडियो बनाया था, जब मैंने बेसिल का वीडियो बनाया तो बेसिल में आधे से ज्यादा लोग सर चॉइस मिलेगी, जब मैं बोल रहा हूँ कि चॉइस है चॉइस है चॉइस है, आपको पता इतने सारे कमेंट में मैक्सिमम कमेंट वही 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 वही, वो चॉइस दी गई है तभी तो है। और देखो एडमिट कार्ड आया तो भी मैंने जब समझाया तो भी आप वही वही चीजें पूछ रहे हो। दोस्तों कुछ थोड़ा दूसरा पूछो, जो मैं नहीं बता रहा हूं इसमें, आप उसमें से कुछ डाउट पूछेंगे, ठीक है। यहां पर मैं साफ बोल रहा हूं, जब टाइपिंग टेस्ट होगा तो इंग्लिश का भी होगा और हिंदी का भी होगा, ठीक है, सब कंप्यूटर पे होगा, यही बता देता हूं आपको। चलिए तो सर अब क्या, तो प्रोफिशिएंसी मतलब क्या, कंप्यूटर के ऑपरेशन, कंप्यूटर चला लेने की चीज को प्रोफिशिएंसी कहते हैं। अब कंप्यूटर में हम क्या चलाते हैं भैया, देखो नॉर्मल कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑफिस का, एमएस ऑफिस है ना अपना, एमएस ऑफिस, उसके एमएस ऑफिस का आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल, थोड़ा शॉर्टकट्स ये सब आपको आने चाहिए, है ना। आप जब इसमें भरने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये होगा, है ना। और खास तौर पे देखो यहाँ पे लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग इन इंग्लिश एंड असमीज लैंग्वेज, है ना। मतलब ये कि एमएस वर्ड भी उनको वैसा चाहिए जो बंदा इंग्लिश और असमी में टाइप करता हो, लिखता रहा हो, सब करता रहा हो, वैसा कुछ है, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों अब आप देखिए, अब आप चाहे बंगाली पढ़ ले, आप देखना कि अब बस जहां जहां असमी लिखी है ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये एक का मैंने बताया आपको, जहां जहां असमी लिखी है ना बस वहीं पे बंगाली, नेपाली, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़,
है ना, उड़िया, ये सब आने लगेगा, समझ गया। बाकी सब सेम है, 2 साल का एक्सपीरियंस सब में मांगा गया है ना, बस वही सेम ट्रांसलेशन का ही मांगा गया है, प्राइवेट वगैरह में वही डिग्री मांगी गई है, वही प्रोफिशिएंसी आपकी होगी जो इनकी असमी की मैंने बोली थी, ठीक है, समझ गए दोस्तों, ये जा है ना। चलिए, है ना, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। तो ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आप समझ गए, है ना। और भाई जो एज का रिलैक्सेशन है वो मिलेगा आपको SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन कोई है अगर, या फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट थे उनको भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए, इनको मिलेगा, अब जिसको भी मिलता है तो बनी बात है उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा SC ST OBC के नॉन क्रीमिलियर का, फिजिकली हैंडीकैप का, एक्स सर्विसमैन का, है ना, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इन सबके सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। अब देखिए सर, क्या किसी को, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं उनको अपर एज लिमिट की छूट है, उनको कोई छूट नहीं दी गई है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सर्विस में है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और यहाँ देखो एक और चीज, नो अपर, सॉरी मैं क्या कह रहा था आपसे, यहाँ पर ये लिखा है कि नो अपर एज लिमिट, मतलब सॉरी है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं डिपार्टमेंट में उनके लिए अपर एज लिमिट की, मतलब कोई भी अपर एज लिमिट है नहीं उनके लिए, वो कितने भी साल के हों वो तो भर सकते हैं भाई। जैसे ये जो 32 साल है ना, ये जनरल के हिसाब से रखी गई, सबको पता है ना। SC ST OBC इन सबको तो एज रिलैक्सेशन मिलता है तो इनके हिसाब से मिलेगा, जैसे SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का मिलता है अगर वो जनरल से हैं, 13 साल का मिलता है अगर OBC से हैं, और अगर SC ST से हैं तो 15 साल का मिलता है। एक्स सर्विसमैन को भी लगभग 3 से 5 साल का कुछ मिलता है, और फ्रीडम फाइटर को भी लगभग इतना ही कुछ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी नहीं गई है उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से काम करते हैं। लेकिन यही बता दूं कि अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन अभी तक मिला है, अभी तक रिलैक्सेशन मिला है ना, सबको छूट छूट मिल रही थी, इनने साफ साफ बोला है कि हम रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में नहीं देंगे उस कैंडिडेट को जो कि वर्किंग है किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। मतलब अगर मान लो आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर कहीं और काम कर रहे हो, पुलिस वाले हो या कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप दूसरे किसी भी सरकारी महकमे में हैं, सरकारी में आता है अगर वो, तब आपको कोई भी अपर एज लिमिट की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आप कोई भी चीज के हो, है ना, फिर मतलब समझ गया ना, कोई भी कास्ट के हो, SC ST कुछ भी हो, इनके लिए अपर एज लिमिट में कोई छूट नहीं है, समझ गए। ये बात यहाँ पे साफ साफ बोल दी गई है ना। आप जब नॉर्मल होंगे तभी आपको छूट मिलेगी, और अगर आप पहले से जॉब में है तो छूट शायद नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंट नोट, देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन पोस्ट, है ना, कुछ जगह पर ऐसा भी होगा, खैर वो छोड़ो, वो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा इंपॉर्टेंट है पर इतना काम करेंगे। क्या बोला गया, अब एग्जामिनेशन सिलेक्शन समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए कि सिलेक्शन आपका कैसे होना है, ठीक है। ये पूरा सिलेक्शन का चार्ट है, आपको दिख रहा है, ये 3 है ना, ये भी देना है फर्स्ट, ये भी देना है और ये भी देना है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, समझ गए आप। रिटन टेस्ट को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। ये रिटन टेस्ट है। पहले में आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे, और 60% क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आना है। क्वालिफाइंग मार्क्स पहले बता दिए गए। अब 30 का 60% जब आप निकालोगे, है ना, 30 का 60% जब आप निकालोगे, कितना आ गया आपका, 6 3 18 मार्क्स लेके आना है। इसमें भी 18 मार्क्स लेकर के आना है ना। नहीं नहीं, ये 60 का है ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, है ना, मतलब 36 नंबर लेकर के आने हैं 60 में से। यहाँ पर भी 36 नंबर लेकर के आने हैं 60 में से, है ना। 60% मतलब 36 लेकर के आना है, समझ गए ना दोस्तों मेरी बात, है ना। और 30 में से कितना लाना है, 18 लेके आना है। क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, है ना। तो अब देखो, ऑब्जेक्टिव के 30 मार्क्स के क्वेश्चन में 18 नंबर तो क्वालिफाइंग जब ये लाओगे ना तब तो कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तो ये टेस्ट में क्या क्या आएगा सर ऑब्जेक्टिव में, इसमें आएगा जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है, इनके मल्टीपल चॉइस आंसर आएंगे ना। जनरल इंग्लिश मतलब इंग्लिश और जीके पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में, 30 नंबर की है, 18 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें क्वालिफाई मान जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों बी में क्या है, ये ट्रांसलेशन है भैया। पहला ट्रांसलेशन, दोनों ट्रांसलेशन है बी और सी वाले। पहले वाले में इंग्लिश से आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आपने कौन सा वाला चुना है, कि असमी है कि बंगाली है कि क्या है, तो आपने जो चुना होगा उसमें आपसे ट्रांसलेट करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो असमी चुना तो इंग्लिश से असमी होगा, फिर ये टेस्ट होगा आपका, और इसमें आपको 60 नंबर का है, 60 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 60%, 36 नंबर लाने पड़ेंगे। और फिर आपका दूसरा ट्रांसलेशन होगा, ये उल्टा होगा, इसमें वर्नाकुलर पहले आ गया ना, तो वर्नाकुलर मतलब जो हमने चुना है, जो लैंग्वेज ऊपर दी है, असमीज से इंग्लिश में करके दिखाना। तो पहले इंग्लिश से असमी करोगे, फिर असमीज से इंग्लिश करोगे, ये भी 60 नंबर का है,
60% लाने ही पड़ेंगे 60 नंबर के। 60% होता है 60 का कितना, 36 होता है, मतलब समझ गया ना, 36 नंबर इसमें भी लाना पड़ेगा तब वो क्वालिफाई हो जाओगे। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे ना तब आपको फिर से सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, समझ गए, है ना, समझ गए। यहाँ पर मतलब एडमिट कार्ड बहुत बार बार रिलीज होगा भैया, एडमिट कार्ड इसके लिए भी रिलीज होगा। फिर जब ये क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत कंडीशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि तीनों दिनों को मिलेंगे आपको एक बार एक एडमिट कार्ड में, नहीं, जो पहला एडमिट कार्ड आएगा उसमें आप सिर्फ रिटर्न दे पाएंगे, और रिटर्न में ये तीनों चीजें आपके साथ होंगी। जब आप ये पूरा क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको फिर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और फिर आपको सेकंड यानी कि टाइपिंग स्पीड के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर पे। अब देखिए इंग्लिश है 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए मिनिमम, और अब आपका जो भी है वर्नाकुलर लैंग्वेज लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए असमी की, पंजाबी, है ना, कि उड़िया, तो इनमें अगर आप हैं तो आपको 25 वर्ड्स पर मिनट आनी चाहिए, मतलब आपके लैंग्वेज में जिससे आपने भरा है, समझ गया ना किस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जो भी हमने भरा उसमें उसमें 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, है ना। अब देखिए इसमें कई लोग एक्यूरेसी भी पूछते सर कितना, तो आप टोटल वर्ड्स जो टाइप करेंगे ना उसमें इतनी एरर चल जाएगी, 5% की एरर चल सकती है, बस इतनी सी बात है। सर इंग्लिश के लिए जो टाइपिंग होगी वो 10 नंबर की है, और जो आपकी लैंग्वेज दूसरी वाली जो आप चुनेंगे, है ना, कि असमी, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ जो भी है, जब उसका करेंगे तो 10 मार्क्स का उसका होगा, समझ गए। तो इसकी टाइपिंग टेस्ट भी हो रही है भैया, तो ध्यान रखना। तो 20 मार्क्स टोटल हो गए, है ना। अब इसका भी 60% चाहिए, तो 20 का 60% कितना होता है, 12 नंबर होता है, मतलब इसमें 12 नंबर लेकर के आना है। जब ये पास कर लोगे, है ना, ये पास जब कर लोगे तो इसके पास होने के बाद ही अब आपको घर भेज देंगे ये टेस्ट होने के बाद पहले तो, है ना। फिर एडमिट कार्ड जारी होगा और आपको बुलाया जाएगा वाइवा यानी कि इंटरव्यू के लिए, और ये भी 30 नंबर का है दोस्तों। और 30 नंबर से अगेन कितने परसेंट लाने हैं, इसमें से भी 60% लाने हैं, तो कितना होता है इसका 60%, 18 नंबर होता है, ठीक है। मतलब इसमें 18 नंबर वाइवा मिनिमम लाना है, ये मिनिमम के लिए बोल रहा हूँ मैं, समझ गया। ये मैं सोचो सर मेरे सब में जो आपने बताया था ना 18, 36, 36, 12 और 18 सब वैसे वैसे आए, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा तो सभी लाएंगे ना। अब बात है कि किसके ज्यादा है, मान लो कई ऐसे बच्चे हुए जो 25 25 25 25 25 25 लेकर के आ गए, या ज्यादा ज्यादा नंबर लेके आ गए, समझ गया। तो फिर जब ये सब कुछ आप क्वालिफाई कर लोगे ना, फिर इंटरव्यू भी जब सब हो जाएगा आपका, तब बनेगी मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट कैसी बनती है बंदो, जिसके ज्यादा नंबर आए होंगे सब में वो आगे हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो 24 तो पोस्ट ही है, 24 25 तो पोस्ट हैं, तो समझ गए ना मेरिट लिस्ट का मतलब ये बात। तो ये पूरा तरीका था पेपर होने का, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो डाउट मत रखिएगा, है ना। और अब ये देखिए टोटल टोटल कितना हो गया, तो आप ये जब सारा जोड़ दोगे ना तो 200 मार्क्स हो गए। अब कहानी शुरू होती है कि पहले तो आपको इनको अलग अलग भी पास करना है, मतलब अलग अलग सब में 60% लाने ही है, दिख रहा है, सब में 60% लाने हैं। रिटर्न में भी तीनों सेक्शन में 60-60% अलग अलग से भी पास होना है इनमें, समझ गए। एक में भी अगर फेल हो गए ना तो आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको, सब में 60% तो मिनिमम रहेगा, तब तो आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना। सेकंड में भी 60% चाहिए, है ना, इसके और इसमें तो दोनों में मिला के चाहिए, हालांकि 20 में से दोनों में 12 चाहिए, और फिर जब वाइवा जाएगा तो उसमें भी 60% चाहिए। और जो टोटल है ना, ये टोटल से भी देखेंगे कि इसका भी 60% होना चाहिए। 200 का टोटल देख लो जरा, 60, ये कितना हो गया, 6 2 जा 12, 120 मार्क्स आने चाहिए। मतलब ये सब में से आपके इतने नंबर हो जाए कि 120 अगर आ रहे होंगे, तब भैया आपका मेरिट लिस्ट में जगह बनाई जाएगी, मतलब आपको कंसिडर, मतलब मेरिट लिस्ट के लिए तब आप कंसिडर होंगे, है ना। मान लो किसी ने सब निकाल लिया लेकिन 200 में से उसके 110 ही आए, अब उसको लेंगे नहीं, रिजेक्ट, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने 200 का 60% तो लेके नहीं आया टोटल का। तो मतलब अलग अलग भी 60% आना है और टोटल भी 60% से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी बंदे को फिर हम जज करेंगे मेरिट लिस्ट में, और अगर उसके नंबर सबसे हाई रहे, मैक्सिमम रहे अच्छे बाकी सब में से, तो वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। चलिए भैया, तो यहाँ पर दोस्तों वही वाली बात लिखी हुई है कि कैसे कैसे क्या होगा, है ना। तो आप चाहे तो देख सकते हो कि जो रिटन टेस्ट है, ट्रांसलेशन टेस्ट है ना, दोज हु क्वालिफाई बोथ द टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन कंप्यूटर टू, और वो भी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और उसका उल्टा, है ना। तो जो पहला पूरा निकाल लेंगे पूरा रिटर्न, उन्हीं को बुलाया जाएगा अपने किसके लिए, है ना। ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ, कहीं परेशान मत होना। पहले जब आप ये पूरा फर्स्ट निकाल लोगे ना रिटर्न टेस्ट एक बार में, तो फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए, है ना। और फिर जब अभी पूरा निकाल लोगे तो फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा आपके वाइवा के लिए, समझ गए। तो यहाँ पर 3 बार एडमिट कार्ड आएंगे, एक बार रिटर्न के लिए आएगा, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद बस टाइपिंग स्पीड के लिए आएगा, टाइपिंग स्पीड क्वालिफाई करने के बाद एक बार फिर वाइवा के लिए आएगा। क्या आप समझ गए मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया भैया, है ना। तो वो यहीं पर ये सारी बातें लिखी हुई है। अब आ गया ये फीस कितनी पेमेंट देनी है भैया, 500 रुपए की फीस है दोस्तों, ये जनरल ओबीसी वाले भरेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए, और 250 रुपए की फीस किसको भरनी है, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर,
है ना, इन लोग के लिए। और सारी की सारी फीस ऑनलाइन ही रहेगी। अब भैया देख लो कि लास्ट डेट कब है, देखो यहाँ पर 18 अप्रैल से ये फॉर्म खुला है, अभी 18 अप्रैल 2022 से, है ना। और ये 14 मई 2022 तक ये फॉर्म चलने वाला है, समझ गए ना, 14 मई 2022। बात क्लियर होगी। तो आपको इसके बीच में पहले ही से भर देना है, ऑनलाइन फॉर्म है, मैंने फीस भी बता दी कितनी है, ठीक है। कुछ भी भेजना नहीं है, नो पोस्टल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, है ना। कुछ भी भेजना मत, उनको भेजने की कोशिश बिल्कुल मत करना, गलती मत करना, भेज के कुछ नहीं भेजना, है ना। कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, सब वैसा है। अब देखिए यहाँ पर अब बात है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो आपको जब ये, है ना, जब ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ना, जब आप ये दोनों चीजें निकाल लेंगे और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वाइवा के लिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर ही आपका, अगर आप जाति से हैं कि SC ST, फिजिकली हैंडीकैप, है ना, एक्स सर्विसमैन हो गए, OBC के हो गए, नॉन क्रीमी लेयर वाले हो गए आप, ठीक है, या फिर आप फ्रीडम फाइटर के तरफ से हो गए, या जो भी है आपका, सारे, है ना। अब इसी में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका याद है ना 2 साल का आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब देखना है भैया, समझ गए। आपका ग्रेजुएशन देखेंगे ये, है ना, ग्रेजुएशन में आपका जो भी आपने भाई इंग्लिश तो रहा हो पहले, तो ये भी देखेंगे, और साथ में आपने जो भी लैंग्वेज चुनी होगी वो देखेंगे कि असमी, पंजाबी, एक्स्ट्रा क्या उस वो था कि नहीं था, समझ गए। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उस दिन होना है, किस दिन, जिस दिन वाइवा यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए फॉर्म भरना है तो आपको अपने फोटो तैयार रखनी है, आपकी फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर हाइट लिखी 5 सेंटीमीटर की हाइट हो, और 3.8 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए उसकी, है ना, ये आप समझ गए होंगे। और 50 KB तक होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में चलेगा, ठीक है। फोटोग्राफ 50 KB तक चलेगा, और सिग्नेचर भी आपका 50 KB तक चलेगा, और दोनों के दोनों JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप फॉर्म भर लें अपना, है ना, फॉर्म कहाँ भरना मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है। जब आप फॉर्म भर लें तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, यहाँ पर साफ साफ ये बात कही गई है, ठीक है। क्यों निकाल लेना है, रिकॉर्ड के नाम पर निकाल लेना है ना, कहीं भेजना नहीं है, नीड नॉट टू सेंड, देखो साफ साफ लिखा है, लेकिन अपने पास रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब आप फॉर्म भर दो ना, गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूँ पूरे वीडियो में, एप्लीकेशन नंबर कहीं बहुत अच्छे से लिख लेना, क्योंकि आप ये ध्यान रखो, एप्लीकेशन नंबर जब डालोगे ना, जैसे एडमिट कार्ड अगर आ गया, एडमिट कार्ड अगर आ गया तो एडमिट कार्ड कैसे निकालोगे, उसमें सबसे पहले लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, है ना। अब आपके पास ये नहीं है तो आप हो गया मुंह ताकते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो एप्लीकेशन नंबर कहीं लिख भी लेना, और प्रिंट आउट भी निकाल लेना, प्रिंट आउट की फोटोकॉपी भी 1-2 करा के रख लेना। मैं सब बता रहा हूँ, इतना तो किसी भी बच्चे को कर लेना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप अभी फाइट कर रहे हैं तो, ठीक है। जागरूक बने और सही चीज करें, ठीक है। अब देखिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन मत सबमिट करना, पहले बोल रहा हूँ। क्या होता है, कई लोग पहले भर दिए फिर कुछ भर दिए, जैसे मान लो किसी को असमीज में भरना था, धोखे से बंगाली में भर दिया, है ना। तो आप क्या करो, जैसे आपका धोखे से बंगाली भरा गया, मान लो धोखे से बंगाली भरा गया, आपको असमी भरना था, तो आप क्या करें, दोबारा एप्लीकेशन भर दें, है ना। यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन भर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड में भरते हैं ना, ये उसी को ध्यान में रखते हैं, ऊपर वाले को काट देते हैं। तो आप देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए, किसी से गलती हो जाती है अगर, कि वो पंजाबी लैंग्वेज चुनना चाहता था, लेकिन उसने जब फॉर्म भरा तो धोखे से उसका असमी सिलेक्ट हो गया, तो वो क्या करे, परेशान ना हो, इसमें कुछ भी एडिट नहीं हो सकता अगर एक बार भर के भेज दिया है तो, ठीक है। आप क्या करें, आप दूसरा फॉर्म डालना है, आप दूसरा फॉर्म डालें, और इस बार उसमें पंजाबी ही चुने जो आपको चुनना था, तो ऊपर वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला मान्य हो जाएगा, समझ गए। यही बात इस पूरी लाइन में लिखी हुई है। और फीस अगर एक बार दे दी तो वो वापस नहीं होगी। और ये भी बता दूं, अब भाई जैसे ये फॉर्म अगर सबमिट हुआ है तो इसमें भी आपने 500 रुपए दिए, अब भाई क्योंकि लेकिन गलत हो गया तो ये 500 रुपए आपके वापस नहीं आएंगे, समझ गए। फीस तो आप कितनी बार भी फॉर्म भर लो, है ना, आप 3 भर लो, 4 भर लो, आप बहुत बार भर सकते हो, लेकिन जो आखिरी भरोगे वही मान्य होगा। लेकिन इन सबकी जो भी फीस कटी होगी ना, फीस तो गई है, 500 500 500 500 फीस तो चली गई, फीस वापस नहीं आएगी, ठीक है। और कैटेगरी आपकी चेंज करने का कुछ भी यहाँ पर बातचीत नहीं होगी, साफ साफ मना है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कमेंट करके कुछ मत पूछना, ऐसी चीजें क्या नहीं पूछना है, जो मैंने आपको बता दिया है। कुछ इससे हटके डाउट हुआ तो मैं उससे डील करूंगा। अगर किसी ने बचकानी चीजें पूछी कि सर लास्ट डेट क्या है, तो आप भी समझते हो दोस्तों, आप जगह मेरी जगह पर खुद को रख के देखिए। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो मैं ये क्यों इतना डिटेल में देख रहा हूं, आप सब पीला पीला आपको दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पहले से, मतलब मैं आप समझ रहे, एक एक चीज मैंने पढ़ी है पहले से, है ना। तो मैं ऐसे में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कम से कम मुझसे थोड़ी अच्छी चीजें पूछे। मैंने अब तक के जितने कमेंट देखे उसमें मैंने कमेंट्स बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं, है ना। मैंने अपना नंबर तक देके रखा है कि 7002148002। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इसमें, है ना, व्हाट्सअप करने के लिए दिया है। अभी मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, फेसबुक आईडी दे दूंगा, देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, समझ गया।
तो बस आप भी मेरे साथ बिल्कुल जेन्युइन जो चीज़ें आपको पूछनी है वो पूछेंगे। चलिए, ये तो हो गया भैया, नो रिक्वेस्ट चेंज होगा। अच्छा, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं देंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। जब आपको इंटरव्यू के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो कुछ भी खर्चा नहीं देने वाले, ना SC ST किसी को नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी एडमिट कार्ड जो है पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ये भी ध्यान रख लें। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, और कैसे डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन नंबर चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है। अब ये 14वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा आराम से। इनने बोला है कि जो डेट ऑफ रिटन टेस्ट है आपका, है ना, रिटन टेस्ट का जो डेट आएगा, या आपका ट्रांसलेशन टेस्ट का, या आपका ट्रांसलेशन टेस्ट में क्या क्या है आपका, इंग्लिश से वर्नाक्युलर, है ना, और वर्नाक्युलर से इंग्लिश, यही है ना। रिटन टेस्ट में आपको मालूम है ना, ऑब्जेक्टिव भी होगा और आपका ट्रांसलेशन होना है। तो इसकी जो डेट है ना। दूसरा, फिर सेकंड ऑप्शन, सेकंड केस, जब ये पास हो जाते हैं तो अपना टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, आपको पता है, कंप्यूटर में, ठीक है। और जब ये पास कर लेंगे तो अपना इंटरव्यू होने वाला है। तो इन सब की डेट आपको कैसे नोटिफाई की जाएगी, ये सब नोटिफाई किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, यहाँ पर। तो आप चिंता मत करो, जैसे ही आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। रोल नंबर के बारे में आपको चिंता नहीं करना है, रोल नंबर कह रहा हूँ, एडमिट कार्ड के बारे में आपको चिंता नहीं करना है। जैसे ही आया मैंने वीडियो बनाया। और इनकेस अगर किसी स्टूडेंट को पहले पता चल जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज कमेंट करके, है ना, मुझे जरूर बताइएगा। मैंने नंबर दिया है, आप उसमें लॉगिन ID और पासवर्ड के साथ अपना एडमिट कार्ड मुझे भेजिएगा, ताकि मैं उसे डाउनलोड कर लूँ, उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी जैसे भी हैं उनको भी आपको समझा दूं, है ना, या बेचारे बाकियों की भी मदद कर दूं, ठीक है। और चिंता मत करिए, सब कुछ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है। आप इस चीज को कमेंट नहीं करना, लॉगिन ID पासवर्ड को, इसको आपको मुझे किसमें भेजना है, जो मैंने नंबर आपको ऊपर दिया है उसमें आप मुझे भेज सकते हो। जिसका भी एडमिट कार्ड आ जाए, है ना, कि सर एडमिट कार्ड आ गए हैं इसका, सर मैं ये भेज रहा हूँ आपको, है ना, आप थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं उसको फिर पढ़ करके समझा दूंगा क्या कैसा है उसमें, है ना, कुछ अगर समझने लायक हुआ तो, ठीक है। और बस दोस्तों इतना ही था, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम चलते हैं, ये देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और इसमें जैसे ही आप ये देखिए, यहाँ पर ना इनके में रिक्रूटमेंट, ये देखो ये दिख रहा है रिक्रूटमेंट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पन्ना ही ओपन होगा, ये रिक्रूटमेंट का ही पन्ना है, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट का ही पन्ना है। अब इसमें आपको ये दिख रहा है, ये सेकंड वाला, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड पार्टिसिपेटिंग सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द एक्स कैडर पोस्ट, ये देखो कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर, है ना, 16 अप्रैल को ये आया हुआ था, ठीक है। तो इसको जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पन्ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बोल देंगे तो लिंक टू अप्लाई, ये इन्होंने एक लिंक दी हुई जिसमें आपको अप्लाई करना है, और लास्ट डेट दिख रही 14 मई है ना, रिक्रूटमेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको क्लिक किया, मैं फिर से बता देता हूँ, ये जैसे ही क्लिक करोगे ना, जॉब अप्लाई, ये वाली नीली वाली लाइन, तो आपके लिए ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर व्यू, अब ये व्यू एडवर्टीजमेंट क्या है, जो PDF में पढ़ रहा हूँ ना आपके लिए, ये वही है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वही वाली PDF खुल जाएगी। अभी शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैं इसको एक बार क्लिक कर देता हूँ आपके लिए, है ना, देखते हैं कुछ आता है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर इनने बोला शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन, भाई 18 अप्रैल 2022 को ये आया था, 14 मई को ये आया है। और ये देखिए, अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू और वेबसाइट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये सब जो भी है टेंटेटिव डेट, ये सारी अभी बताई नहीं गई हैं, बताई जाएंगी, है ना। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम बैक चलते हैं, जब ये डेट आएगी तो बताऊंगा। अब देखो फ्रेश कैंडिडेट दिख रहा है यहाँ पर, ये है ना, ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, है ना, एक सेकेंड यार, दिखा आपको, ये रहा, फ्रेश कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हेयर, वही है ना। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, आपको यहीं पे क्लिक करना है सबसे पहले, है ना। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि भाई हमको यहाँ पर नाम वगैरह सब भरना है ना, नाम भर देना, डेट ऑफ बर्थ भर देना, ठीक है। और पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भाई अब आप जैसे असमी तेलुगु कौन सा किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे असमी के लिए कर रहे हो तो असमी कर दिया भाई, ठीक है। अपनी और यहाँ पर अपनी ID की, भाई Gmail में है मेरी ID, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख देना कि क्या क्या है जो भी है, ठीक है। और कोई दूसरी ID तो यहाँ लिख देना, फिर से भर देना मेल ID, है ना। और सब कुछ यस करने के बाद, है ना, पासवर्ड अपना सेट कर लेना सारा कुछ, ठीक है। और फिर यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। क्लियर हो के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन पासवर्ड सब कुछ आ जाएगा, है ना। और जैसे ही सब कुछ आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है, फिर इस वाले में क्लिक करना है। अब देखो लिखा है ना ऑलरेडी लॉग्ड इन, जिनका अब लॉगिन ID और पासवर्ड बन गया, अपना मेल और SMS चेक कर लेना, उसमें सब कुछ आ चुका होगा। फिर इसमें चेक करना, मतलब इसमें खोलना। अभी देखो दिख रहा है यहाँ पर ईमेल ID डालनी है, पोस्ट सेलेक्ट करनी है, और जो पासवर्ड ऊपर बनाया था ना अभी आपने,
उसको क्लिक करके सबमिट करना है, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको सब कुछ अपलोड करना है, फोटो वोटो हर चीज़ अपलोड करनी है। समझ गए दोस्तों? बस इतनी सी बात है, फॉर्म सबमिट कर देना, पूरा भेज देना, है ना। और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई डाउट हो जाए तो आप मुझे बाकी बता सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, देखिए हम तो एक अभियान में निकले कि भाई जो है कि सब जॉब में रहें, अपना घर पालें, है ना, सब अच्छा रहे। समझ गए दोस्तों? तो बस इसी आशा के साथ कि आप समझेंगे इस बात को, अलविदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, है ना। और मेरी मदद करिए दोस्तों, ताकि हर परिवार के पास मतलब कोई बच्चा ऐसा ना हो जो जॉब के बिना रहे। यही वजह है कि मैं बहुत छोटी छोटी जॉब भी बताता हूँ, बड़ी बड़ी जॉब भी बताता हूँ, छुपी हुई जॉब भी बताता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी बताता हूँ। मुद्दा ये है कि जॉब हो जाए, बेरोजगारी इस भारत में खत्म करिए, तैयारी के नाम पर और मत बैठिए। मैं कहता हूँ अगर आप एक बार 18 से ऊपर हो जाओ या 12वीं क्रॉस कर जाओ ना, चलो जैसा था ग्रेजुएशन क्रॉस कर लो, तो आप ना कभी भी माता पिता से पैसे लो मत यार, है ना। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि लेना कुछ वो है, मतलब अंदर गिलानी होनी चाहिए जब जब आप उनसे पैसे मांगो तो। और सोचो अगर आप 28 साल के हो गए और अभी भी उनके पैसे से आप फॉर्म भर रहे हो तो बहुत बुरी बात है दोस्तों। वो कभी नहीं बोलेंगे कि ऐसा कुछ करिए कि वो करिए अपने पैरों मतलब बहुत बड़ा अपने बेटा सपने पूरा कर लो, वो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं अगर एक बार हम उनसे पैदा हो गए ना तो जिम्मेदारी लो कि जीवन मेरा है, जीना मुझे है। बहुत लकी हूं कि ऐसे माता पिता मिले, मुझे कोई शिकायत नहीं इनसे। अगर शिकायत नहीं है तो मैं इन्हें बिल्कुल मौका दूंगा, इन्हें गौरवान्वित करूंगा कि मैंने इनसे लिया नहीं। क्या है कि दोस्तों देखिए, पूत कपूत बनना बहुत आसान होता है, लेकिन पूत को सपूत बनना बड़ा कठिन होता है। तो कठिन वाली राह चुनोगे तब आराम मिलेगा, है ना। क्या करना है ये सरल जिंदगी जी के करोगे क्या? कुछ समय का जीवन है, 60 साल की उम्र हो गई है अब इंसान की, कब रफा दफा हो जाता है पता भी नहीं चलता। ये सरकारी नौकरी जिसके लिए तुम तरस रहे हो ना, ये भी पूरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पता नहीं। आजकल मैं तो देख रहा हूँ भैया, कोई पूरी पूरी नहीं कर पाता। लोग ये क्यों करना चाहते हैं आपको मालूम है? सरकारी और ये प्राइवेट वालों के लिए मैं इनका थोड़ा सा दिमाग ठीक कर दूं पहले तो। इनको ये लगता है कि हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास पैसे आते रहेंगे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया? और क्या है, पेंशन के नाम पे तो जॉब करते थे ना, है ना। हटा दी ना, हटा दी ना। पेंशन के लिए तो करते थे आप, उसको हटा दिया, अब क्या बचा क्या इसमें? और कौन जी रहा है यार? किस मामले में तुम्हारे ये जो डर है, ये सिर्फ आलसी लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं कि भैया मेरी 1-2 दिन की छुट्टी बढ़ जाए तो मेरा पैसे ना कटे। अरे ये क्या छोटी सोच है यार, है ना। आज की जनरेशन, आपको बस यहाँ पर जब रेप केस होते हैं ना तब आपको कैंडल लेकर के निकलना होता है, लेकिन बाकी इतने सारे केस है ना उसको मतलब नहीं है आपको। समझ गए, है ना। ये कैंडल मार्च वगैरह ये सब चीजें मत करिए, ये सब चीजें मत करिए। एजुकेट करिए, एक एक बच्चे को पढ़ाइए, एक एक बच्चे के हाथ में नौकरी दीजिए। समझ गए? आपको बड़ी बड़ी स्कीमों की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर हर एक इंसान को महिलाओं के बारे में पढ़ा दिया जाए ना, महिलाओं की इतनी इज्जत करेगा, वो इतनी इज्जत करेगा। पर शिक्षा मिले तो, शिक्षा सही मिले तो। लेकिन हमारा समाज उसको एक ही नौकरी की तरफ धकेलता चला जाता है कि भैया यही यही करना है, यही यही करना है, यही सब करना है, इसके अलावा कुछ जॉब है नहीं। तो उसको भी लगता है यार ये चीज जो ये बोल रहे हैं करने के लिए वो तो मेरे अंदर काबिलियत है नहीं। भाई हो सकता है बेचारा वो अपने आप को कम समझता हो, आप उसको दूसरी तरफ जाने नहीं देते। इसलिए दोस्तों यहाँ वेराइटीज है, और इंसान वेराइटी का पुतला है, उसको वेराइटी को एक्सेप्ट करिए और तभी आप आगे जा पाएंगे। एजुकेट द पीपल। एजुकेशन एक ऐसा टूल है, महात्मा गांधी ने भी कहा है, हर एक ने कहा है, इस दुनिया को अगर बदलना है ना तो एजुकेशन दो। और दूसरी चीज, एजुकेशन के बाद यहाँ पर एक लाइन में और जोड़ रहा हूँ आपको, अगर और बदलना है ना तो जॉब दो। ठीक है, तो मैं एक अभियान पे निकला हूँ दोस्तों, है ना। एक समाज बड़ा अच्छा बनाएंगे, इनको तैयारी से निकालो, इनको बताओ कि और भी जॉब है, बहुत सारी जॉब है। इनको करंट अफेयर पढ़ने 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 से इनका दिमाग खाली हो गया, इनको निकालो वहां से, है ना। ये बेफालतू का नॉलेज मत लो मेरे भाइयों, उम्र मत बिताओ रोज रोज के करंट अफेयर ये गधों जैसे पढ़ पढ़ के। भैया ये यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया है यार। यूट्यूब इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एंड मेड इट सो, है ना, एक्सेप्ट इट सो। और इसी तरह से इसे अपनाइए कि एक इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? और किसी टॉपर को कभी सुनना नहीं चाहिए। आपको पता है ना, कोई टॉपर कभी अपनी सही चीजें बताएगा कभी नहीं बताएगा। बन गए भैया तो बस अड़ी में रहते हैं, ईगो रहता है, वो रहता है कि भाई ऐसे तो करो, ये लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। अरे कैसे लगा दिया? आप मुझे बताओ ना, इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा? आप मुझे बताओ, वो लाइन बता, नोट्स दिखाओ, अपने दम है तो नोट्स दिखाओ मुझे अपने ला करके, है ना, कि ये पढ़ रहे थे और इतने तो क्वेश्चन आ गए आपके, इतने आप माहिर थे। तो कोई नहीं बताएगा आपको, समझ गए? इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई कुछ नहीं होता, हम जैसे ही सारे इंसान होते हैं।
ठीक है, डेडिकेशन दिखाया, उसमें निकल गए, बात हो गई, उसके बाद उनसे पूछना ये मूर्खता है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिएगा। और प्लीज दोस्तों, है ना, ये अभियान है, चैनल नहीं है, ये जॉब का अभियान है। लगेगा तो एक आध दिन नाम भी चेंज कर दूंगा मैं। चलिए, बाय बाय।